अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। अच्छा बच्चों, बायोलॉजी का हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 11 आप लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, और उसमें बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। और उस चैप्टर के मेजर बेटा दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है सारा फोटोसिंथेसिस पे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, लाइट है, टेम्परेचर सूटेबल होता है, इसके अलावा क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीज़ें कैसे अब्जॉर्ब होती हैं वो भी डिस्कस की। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है, इसका मैकेनिज्म था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो दोनों भी बच्चों हमने तफसील में डिस्कस कर ली है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का उलट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ग्लूकोज टूटेगा। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है। आज हम जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रेस्पिरेशन है, इस प्रोसेस में आप लोगों का ग्लूकोज बॉडी में टूटता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन का आगाज करते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन को हम कॉमनली सांस लेना भी बोलते हैं, और ये हर जिंदा चीज की पहचान है। चाहे एक सेल से मिलकर जानदार बना हो या बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर जानदार बना हो, जिंदा चीज़ों की पहचान है रेस्पिरेशन। जो चीज़ सांस लेती है वो जिंदा है, जो रेस्पिरेशन नहीं करती वो चीज़ लिविंग नहीं है। लेकिन हम चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम आपको बताएंगे कि सांस लेना और चीज़ है, रेस्पिरेशन और चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। सांस लेने को ब्रीथिंग बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कहते। रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन क्या है। बच्चों, हम काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ ना, कॉमन लैंग्वेज में मैं वर्क कर रहा हूँ, साइंटिफिकली मैं वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं चूंकि बोल रहा हूँ तो मेरी बोलने के दौरान एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, या मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ, तो इस मूवमेंट के दौरान जो है मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी यूज हो रही है। हत्ता कि मैं कोई भी काम ना करूं, मैं लेटा रहूं या आप रेस्ट की हालत में सोए हुए, तब भी आपके जिस्म को एनर्जी चाहिए। हम तो कोई काम नहीं कर रहे सर, हम तो सोए हुए। बच्चों, सोए हुए आपका जो दिल है, हार्ट मूव कर रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपके लंग्स, डायाफ्राम, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपके ब्रेन के सेल्स, उन्हें ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन जब हम सो जाते हैं बच्चों, उस वक्त भी हम एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर जिंदा चीज जो है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं होता। और वो एनर्जी कहाँ से आती है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्यूल है दैट इज ग्लूकोज। हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी बॉडी का जो फ्यूल है जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी अब सारे बच्चे जानते हैं, C6H12O6। अगर नहीं जानते तो मैंने सामने लिख दिया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब हम खाना खाते हैं, किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रोटी, चावल, किसी भी सूरत में हो सकता है, खाने के अंदर होता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जो है उसमें बांड्स होते हैं जिन्हें हम CH बांड्स बोलते हैं। ग्लूकोज के जो बांड्स हैं दे आर कॉल्ड CH बॉन्ड्स। ग्लूकोज के बांड्स को CH बांड्स कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, मिल जाती है। हमने सांस लिया, सांस लेने के प्रोसेस से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गई, और ग्लूकोज हमने पहले से खाया हुआ था। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है।
ग्लूकोज जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन आया है सर, इसकी क्या होगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाएगी, और इस प्रोसेस के दौरान जो CH बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको ATP मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स जो हैं उन्हें तोड़ा जाता है और उनके तोड़ने से ATP एनर्जी हासिल की जाती है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, या इसका एक दूसरा नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक ही बात है, ये काम चूंकि सेल के अंदर होता है इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। हम जो भी ग्लूकोज खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे सेल्स में चला जाता है, चला जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाती है और CH बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ग्लूकोज के बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं और उनके टूटने से ATP बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो फ्यूल ऑफ एनर्जी है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जो एनर्जी का जरिया है वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है ये दो तरीकों से टूट सकता है। ये जो ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन के अंदर अगर तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ऑक्सीजन हिस्सा ले, ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा ले, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन डू नॉट इन्वॉल्व। अगर तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हिस्सा नहीं ले रही, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन का वर्ड जो है ये किसी भी चीज़ की नेगेशन करता है, उसको गलत कर देता है। ऑक्सीजन डू नॉट इन्वॉल्व। ऑक्सीजन जो है हो सकता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे, इसे बोल देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, दिस विल बी कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इनका जो पहला स्टेप है वो सेम होता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है ये एक डबल स्टेप है, दो स्टेप्स में ये काम होता है और इन दोनों का जो पहला प्रोसेस है वो सेम है। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज जिसको हमने फ्यूल का नाम दिया है, ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन्स होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6। सबसे पहले जो ग्लूकोज है जिसके अंदर 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पहले तोड़ा जाता है, इसको ब्रेक करके, इसको तोड़ के इससे 3 कार्बन्स वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ये जो सबसे पहला मरहला है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसके 2 बड़े हिस्से हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बेटा, इसके कितने बड़े हिस्से हैं? इसके 2 बड़े हिस्से हैं। ये जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6। इससे तोड़ा जाता है और तोड़कर उससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना लिए जाते हैं। इस तरह से ये देखना, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है। ये देखें जरा, कितने दायरे लगाए मैंने? 6 दायरों का मतलब 6 कार्बन। जब ये टूट जाएगा, इसके टूटने से मैंने 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं 3 कार्बन वाले। ये देखना जरा,
1 2 3, 1 2 3। ये देखें ज़रा, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा ना, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 कार्बन वाले। ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इसका नाम है पायरोविक एसिड या पायरोवेट भी इसे कहते हैं, पायरोविक एसिड। ये पहला मरहला है, पहली स्टेज है। ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसको तोड़कर 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड बना दिए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो पायरोविक एसिड है, ये जो पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल है, अब अगर तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर तो ऑक्सीजन मौजूद होगी तो पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। पायरोविक एसिड जो होगा, अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरोविक एसिड की क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मुकम्मल तोड़फोड़ होगी। और उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, 7 एटीपी बनेंगे, एनर्जी के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बना, पायरोविक एसिड से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? हाँ बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसे बोल देंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। उम्मीद है कि सारे बच्चे इस बात को कैप्चर कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में हाई एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। जबकि दूसरी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको मैंने बताया एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला मरहला सेम है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, पायरोविक एसिड में चेंज होगा, फिर पायरोविक एसिड जो है चूंकि ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, या लिमिटेड ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन थोड़ी है, ऑक्सीजन लिमिटेड हो या ऑक्सीजन ना मौजूद हो, तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है पायरोविक एसिड तो बन गया, अब जो पायरोविक एसिड है उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होगी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से 2 चीज़ें बनेंगी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हो सकता है अल्कोहल बन जाए और हो सकता है लैक्टिक एसिड बन जाए। मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है हो सकता है अब अल्कोहल बन जाए, ये भी हो सकता है आगे लैक्टिक एसिड बन जाए। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से लो एटीपी, आपको कम एनर्जी मिलेगी। आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये आपके लिए जनरल नॉलेज है, अभी याद नहीं रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से आपको 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको जस्ट 2 एटीपी मिलते हैं, सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। यह है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। 3 क्वेश्चंस बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे बनाई भी हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है। अच्छा सोचो, जब ये दुनिया नई नई बनी थी तब यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं थी।
उस वक्त यहाँ पर कुछ जानदार भी थे, तो सर ऑक्सीजन नहीं थी तो फिर लिविंग थिंग्स कैसे आ गए? वो जानदार जो इस दुनिया में मौजूद थे वो तो फिर विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहते थे, उन्हें एनर्जी कैसे मिलती थी? उन जानदारों को जो ऑक्सीजन के बगैर ही जिंदा रह लेते थे, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। एनएरोब्स ऐसे जानदार जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स है, अल्कोहलिक और लैक्टिक। अल्कोहलिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये तरीकाकार जो है ये चंद फंगस में पाया जाता है। जो अल्कोहलिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन जो है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है। फर्मेंटेशन के नाम से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, फर्मेंटेशन इज अनदर वर्ड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बड़ी क्लासेस में चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम टॉपिक से हट जाएंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है? होता क्या है कि बहुत से फंगस, बहुत से फंजाई, जैसा कि एक फंजाई है उसका नाम है यीस्ट, जिसे हम खमीर बोलते हैं, खमीर, वो ये काम करते हैं कैसे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए बहुत से खमीर, बहुत से यीस्ट ये काम करते हैं। और आम तौर पे जब हम किसी आटे को खमीरा करते हैं, सोरिंग द फ्लोर या फर्मेंटिंग द ब्रेड, जब हम किसी भी आटे को खमीरा करते हैं तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, आटा गूंथते हुए उसमें कुछ मिकदार में यीस्ट मिला देते हैं, खमीर मिला देते हैं। वो खमीर क्या करता है, उस आटे के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है। चूँकि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है इसलिए वो आटे के अंदर जो है वो कुछ मिकदार में अल्कोहल बन जाएगी, जिस वजह से वो आटा थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, जिस वजह से वो आटा फूल भी जाता है। जब हम आटे को खमीरा करते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि वो आटा थोड़ा सा खट्टा भी हो जाता है, साइज़ भी थोड़ा सा उनका फूल जाता है। साइज़ क्यों फूल जाता है? क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो उस आटे को फुला भी देती है, और साथ चूँकि अल्कोहल पैदा होती है, अल्कोहल की वजह से वो आटा जो है वो खट्टा हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, दूसरी टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं। और जब हम मिल्क से योगर्ट बनाते हैं, दूध का दही बनाते हैं, तो ये काम उस वक़्त होता है। दूध का दही बनाते हुए हम उसके अंदर क्या करते हैं, दूध को बॉयल करके उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मिकदार में दही लगा देते हैं। दही के अंदर एक्चुअली बैक्टीरियाज ही होते हैं, वो सारे दूध का सारा जो मिल्क होता है उसे सौर कर देते हैं, उसका दही बना देते हैं। दही का दूसरा नाम लैक्टिक एसिड भी है। ये जो दही है इसी का दूसरा नाम बच्चों लैक्टिक एसिड भी है। और ये काम इंसान के मसल्स में भी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है। हम जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं इतना ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती नहीं है जितना ग्लूकोज टूटता है, तो ऑक्सीजन चूँकि कम हो जाती है तो हमारे मसल्स के अंदर भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जब होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में पेन होती है। ये बच्चों आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है इसमें 5 क्वेश्चन छुपे हुए। आज के टॉपिक में 5 क्वेश्चन छुपे हुए। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेकंड वाला जो क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यूज है आपका कि व्हाट इज़ द फ्यूल या विच केमिकल इज़ द फ्यूल फॉर ह्यूमन? इंसान की बॉडी का जो फ्यूल है, जो एनर्जी का सोर्स है, वो ग्लूकोज है। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस सारे के अंदर उसकी डिटेल लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड डिस्क्राइब या एक्सप्लेन व्हाटएवर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ये बच्चों आज के हमारे 4 सवाल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। रेस्पिरेशन जो है इसके नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो एक्सक्लूड है। इसके बाद डायरेक्टली हमारा सिर्फ और सिर्फ MCQs रह गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आने वाला लेक्चर जो है वो हमारा इंशाल्लाह इस चैप्टर का आखिरी वाला लेक्चर होगा। उससे पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।